चलिए हम लोग सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है और आज का क्लासेस हमारे साथ मधु ठाकुर, पायल, रॉय, सतीश, कल्पना, अनु, चांदनी, रोहित, केशव, राज, प्रिंस, पायल, मुस्कान समेत बहुत सारे स्टूडेंट आज के क्लासेस जुड़ चुके हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विथ फुल ऑफ एनर्जेटिक। और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बच्चों? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही चलना चाहिए। और आप सभी का क्रैश कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रहा है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा बच्चों। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशन में बता दूं। प्रजनन तंत्र चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आप पूछिएगा, क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए। आपके माइंड में बहुत ही लॉजिकल प्रश्न चल रहा होगा, वैसा वैसा प्रश्न यहाँ पे पूछना नहीं है। ठीक है बच्चों, लॉजिकल प्रश्न, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, वो सब क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर से आपके एग्जाम में अगर बात करें, पारा मेडिकल बिहार, पारा मेडिकल और यूपी झारखंड होता है, स्पेशल बिहार की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से 2 प्रश्न का वेटेज होता है। सिर्फ 2 प्रश्न का वेटेज होता है, लेकिन ये चैप्टर अगर देखा जाए तो 4 से 5 लेक्चर में भी खत्म नहीं होगा। मतलब 12-13 घंटा ये चैप्टर का कंटेंट पढ़ाया जाता है 11-12 में, लेकिन उतना लेना देना आपको नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो कंसाइज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट स्तरीय लिखता है, लेकिन पूरा इंटरमीडिएट स्तरीय वो सिलेबस नहीं पूछता है। ठीक है, हल्का कंसाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। उतना कंटेंट मैं आपको दूंगा और आपके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विद फुल ऑफ एनर्जेटिक। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए कॉमन है बच्चों। इसके बाद जो भी क्लासेस चलेगी वो एप्लीकेशन पे चलेगी। आइए हम लोग आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज लेक्चर नंबर दूसरा है। ठीक है, आज क्लासेस दूसरा है। पहला क्लासेस में अपन लोग बात किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले विखंडन क्या होता है वो मैं समझाया था, फीजन, है ना बच्चों। उसके बाद मुक्लन के बारे में आपको बताया गया था, मुक्लन फीजन का एग्जाम्पल भी बताया गया था। इसके बाद हम लोग बात किए थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है, ये भी टर्म आपको पिछली क्लास में बताया गया था, एप्लीकेशन पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग रीजनरेशन के बारे में बात की थी। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, उसका अगर बॉडी को काट दीजिएगा तो वो पूर्ण बॉडी बनाने की कैपेबिलिटी होती है, उसे हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं बच्चों, है ना। जिसका एग्जांपल हम लोग बताए थे हाइड्रा और पेरेनेरिया, एग्जांपल आपको बता चुके थे पिछली क्लासेस में। कुछ टर्म पिछली क्लासेस में यह भी बात हुआ था कि प्रजनन तंत्र में जैसे गैमेट किसे बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सब पिछली क्लासेस में, पिछला लेक्चर में बताया जा चुका था। ठीक है, तो आपने रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि कल ही के डेट में आपको पता चल गया था कि आज जो क्लास होने जा रहा है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास होने जा रहा है। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, जो नए स्टूडेंट है वो अगर चाहते हैं कि ढंग से प्रिपरेशन करें और एक थ्योरी के साथ अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट का, वहां पे किसी तरीका का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, ऑफर में महा ऑफर में अभी आपको मैं दे रहा हूं, वो भी कुछ स्टूडेंट के लिए। लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए सबसे पहले प्यूबर्टी, ये मैं लिख कर लेकर आया हूं, ठीक है, कुछ कुछ श्रम, इसके बारे में समझिएगा बच्चों क्या है प्यूबर्टी, क्या होता है। सबसे पहले प्यूबर्टी ऐसा उम्र अवस्था है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर दे। कहना क्या चाह रहे हैं सर? देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो 14 साल से पहले यानी बोल सकते हैं 10 साल 12 साल तक उसको मेल और फीमेल में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। कैसे सर? हाँ, एक शर्त है, आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं जब उसका आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, उसके बाद बता सकते हैं कि ये बच्चा फीमेल है और ये बच्चा मेल। लेकिन एक पहलू और देखा जाए, जब हम लोग बात करें 14 साल से बाद, यानी 18 साल 19 साल में बात करें, तो कुछ फिजिकल चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिकल चेंज देखने को मिलता है। जैसे सर, फिजिकल चेंज जैसे बच्चा में आवाज भारीपन हो जाता है, मूंछदारी आना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में क्या होता है, चेस्ट होता है वो चेस्ट का बढ़ जाता है। ठीक है,
ये सब जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है, उसी चीज को हम लोग पुबर्टी पीरियड बोलते हैं। ये सब चेंजमेंट आखिर कब आता है? तो पुबर्टी के बाद आता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं पुबर्टी का मतलब क्या होता है ना। देखिए, यह उम्र का वह अवस्था जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है, यानी अब उस जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर वो अब बोल सकते हैं वो जो ह्यूमन है, उसके पास टेंडेंसी आ चुका है, अपना ऑर्गेनिज्म को बढ़ा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन करके, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके वो अपना प्रोजनी को, अपना ऑफ स्प्रिंग को बढ़ा सकता है। उसी टर्म को हम लोग पुबर्टी बोलते हैं। पुबर्टी से पहले गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है, ये भी याद रखना है। जब उसमें मासिक चक्र स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर ले। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, सर जाइगोट ही सब क्या बोल रहे हैं? जाइगोट यानी जो स्पर्म और ओवम से मिलकर, एक से मिलकर जो सेल बनता है बच्चों, उसको जाइगोट बोलते हैं। पिछली क्लास में ये सब बता चुके हैं। तो ये हो गया पुबर्टी। बात करते हैं पुबर्टी का एज कितना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेल में बात करें तो 14 से 16 ईयर में ये एज आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है वो भी मैं बात करूंगा। फीमेल की बात करें बच्चों तो 13 से 15 ईयर में वो पुबर्टी, अपना पुबर्टी एज गेन कर लेती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेंजमेंट क्या होता है। ये सिंबल क्या है जी? ये सिंबल मेल का है और ये सिंबल जो है सर फीमेल का है, ठीक है। तो मेल में देखो क्या होता है। सबसे पहली बात, जब प्यूबर्टी गेन कर लेता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो टेस्टिस को बेल तरीका से डेवलप्ड करते हैं। टेस्टिस यानी वृषण, वृषण से क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म आगे जाकर क्या करता है? वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो स्पर्म टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ गया, उसके बाद बियर्ड आ जाता है, मोच वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, वही सब लिखा हुआ है, बियर्ड, मुस्टाच मतलब मोच वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट हेयर, कुछ कुछ इंसान को आप देखे होंगे, मानव को देखे होंगे कि उनका चेस्ट पे, छाती पे हेयर आ जाता है। क्यों आता है? ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो मेल का एक कैरेक्टर है बच्चों, ठीक है। लो पिच साउंड, और जो साउंड जो होता है वो लो पिच होता है, सुरीला नहीं होता है, भारीपन। जिस साउंड का पिच कम है, राहुल सर आपको साउंड में पढ़ाए होंगे, वो भारीपन होता है। तो याद रखिएगा, लो पिच साउंड। और एक चीज और, जब प्यूबर्टी गेन कर लेता है ना लड़का लोग, तो लड़की के तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हम जो गर्ल्स के तरफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? ये मानव का कैरेक्टर है बच्चों, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इस चीज को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, वो लाइफ में आगे बढ़ जाता, और जो इसका मिसयूज कर लिया वो जिंदगी उसको रुला देती है साथ, ठीक है। तो इसको मिसयूज नहीं करना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको अपने बॉडी में शेव करके रखना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है? अट्रैक्शन फॉर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। ये हम अभी देख रहे हैं किसमें? मेल में क्या क्या चेंजमेंट होता है प्यूबर्टी के बाद। मांसपेशियां यानी मसल्स जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाता है, ठीक है। एफएसएच, एलएसएच, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये सब हार्मोन की आगे जिक्र करेंगे। टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो मैं बता दिया, एफएसएच और एलएसएच क्या होता है इसके बारे में अभी याद रखिए। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आपके शरीर में स्पर्म बनाने के लिए यूजफुल होता है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। स्पर्म का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ये सब अभी मत पूछो, हार्मोन चैप्टर में बहुत बारीकी तरीका से समझाया हुआ है आपको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे मिल्क का सिक्रीशन करता है, कौन मिल्क को बनाता है और कौन मिल्क को निकालता है बच्चों। ये दोनों हार्मोन आपको पढ़ाया हुआ है। कहां पे? एप्लीकेशन पे जाकर देखना होगा आपको, हार्मोन चैप्टर है ना साहब, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए हाँ,
क्या है, चलो ठीक है बच्चों, एफएसएच और एलएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन आपके शरीर में स्पर्म का निर्माण करता है। एक देखो दो टर्म और है, वो भी मैं आगे जिक्र करूंगा, एक स्पर्म होता है और दूसरा सीमेन होता है। आपको देखिए, पेनिस से जो बाहर निकलता है उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं। स्पर्म किसे बोलते हैं? स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस के द्वारा जो बनाया जाता है फ्लूइड, उसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। ये दोनों चीज आगे हम लिख के समझाएंगे अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। ये तो चेंजमेंट हो गया सर मेल में। सर अगर बात करें फीमेल में, कोई फीमेल है वो 13 से 15 साल अपना ईयर गेन कर ली, उसके बाद उसके शरीर में क्या क्या चेंजमेंट होगा? पहला, ब्रेस्ट का ग्रो हो जाता है बच्चों, ठीक है, ब्रेस्ट जो होता है वो ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स का बॉडी एज कंपेरिजन टू बॉयज स्मूथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में फैटी एसिड का मात्रा ज्यादा होता है, फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाई पिच साउंड, बहुत ही सुरीला साउंड होता है भाई, ठीक है, हाई पिच साउंड होता है गर्ल्स में। उसके बाद जैसे अब बॉयज में अट्रैक्शन फॉर गर्ल्स हो जाता है, उसी तरीका से फीमेल में भी अट्रैक्शन फॉर बॉयज वाला टेंडेंसी आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टेंडेंसी को कंट्रोल रखना है, दोनों को कंट्रोल रखना है, ठीक है। देखो 14 से 10 साल 12 साल तक बच्चे आपस में खेलते हैं, लेकिन ये सब जो है टेंडेंसी नहीं रहता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुबर्टी का एज उनमें नहीं आता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब उनके शरीर में नहीं बन रहा है, ठीक है, आराम से उन लोग खेलते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन जब पुबर्टी गेन हो जाता है ना, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, वो शांत से रहने ही नहीं देता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा अट्रैक्शन फॉर बॉयज। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओवुलेशन बिगेन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र पुबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला मासिक चक्र जो होता है उस टर्म को हम लोग मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसी को मेनार्क बोला जाता है, लास्ट एमसी को मेनोपॉज बोला जाता है। याद रखिएगा दोनों टर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एफएसएच एलएच और मेन हार्मोन जो है गर्ल्स में एफएसएस एलएच दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है, एफएसएस और एलएच। लेकिन गर्ल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन, और ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, अपना सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसी के कारण ये सब जो चेंजमेंट है ना फीमेल में, वो देखने को मिलता है। योनि का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है बच्चों, वजाइना जो होता है वो ग्रो करने लगता है इस स्टेज के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पुबर्टी को हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना, ये जो चेंजमेंट है, ये चेंजमेंट भी पूछता है, फिजिकल चेंजमेंट, और ये भी याद रखना है कौन सा साल में, मेल में और फीमेल में, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पुबर्टी क्या यूज होता है, ठीक है। चलो अगला टर्म है बच्चों मेनोपॉज। देखो मेनोपॉज समझना क्या होता है। पॉज का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉज का मतलब रुकना। कभी देखो रिमोट देखो, पहले जो टीवी आता था, डीवीडी प्लेयर, उसमें एक पॉज का बटन होता था। पॉज बटन टिप देने के बाद वो डीवीडी प्लेयर जो है रुक जाता था, ठीक है। तो पॉज का मतलब होता है स्टॉप, और मेनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मासिक चक्र अगर स्टॉप हो जाए, प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, तो हम बोल सकते हैं मेनोपॉज कंडीशन आ गया है। ये 40 से 50 वर्ष के महिला में ये देखने को मिलता है। यानी बोल सकते हैं 45 से 50, 55 भी होता है बच्चों, ठीक है, 50 55, 45 से 50 वर्ष की महिला में उनके पास टेंडेंसी बच्चा जन्माने की टेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है, उनके शरीर से बच्चा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि मोनोपॉज हो गया है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एग जो बन ही नहीं रहा है, तो बच्चा कैसे जन्म लेगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। ओवम का निर्माण ही बंद हो जाता है बच्चों, एग का निर्माण बंद हो जाता है। एक टर्म और आता है, रुको तुम लोग का कमेंट पढ़ाने दो, उसके बाद कमेंट ले लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो।
एक आता है मेनार्क, लिखिएगा, ठीक है। मेनार्की को हम लोग फर्स्ट एमसी बोलते हैं। पहली बार जो एमसी आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे मेनार्क बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है 13 से 14 ईयर्स, जो लिखवाया है ना, 13 से 15 ईयर्स मान के चलिए, ठीक है, इस दौरान ये देखने को मिलता है। चलिए, ये दोनों टर्म आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और, ये तो सर गर्ल्स में बता दिए, अब बॉयज में क्या होता है? बॉयज में भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसे एंड्रोपॉज बोला जाता है बच्चों, ठीक है। एंड्रोपॉज में स्पर्म का निर्माण जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है। ये कब होता है सर? एंड्रोपॉज कब होता है? तो भारतीय पुरुष की बात करें तो 55 से 60 साल में देखा गया है कि स्पर्म का निर्माण, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज भी समझ गए, एंड्रोपॉज भी समझ गए, मेनार्की भी समझ गए, ठीक है। आइए स्पर्म से रिलेटेड कुछ, उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा दे क्या? पहले स्पर्म से रिलेटेड कुछ टर्म समझ लो, टर्मिनोलॉजी, है ना। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगला टर्म है बच्चों, एक और टर्म आता है, चौथा टर्म लिखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोला जाता है सर? एजोस्पर्मिया, ठीक है। स्पर्मिया कहने का मतलब स्पर्म, और एजो का मतलब अब्सेंस और नियर अब्सेंस, याद रखना, ठीक है। अब्सेंस और नियर अब्सेंस यानी एकदम बहुत कम मात्रा में अगर स्पर्म बन रहा है तो उस बीमारी को हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है ना। तो देखो, और थोड़ा सा एक दो टर्म और लिखते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं पहले करवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, क्योंकि अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। नॉर्मल स्पर्म काउंट, एक हेल्दी इंसान में स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए? नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 से लेके 120 मिलियन प्रति ml, ठीक है बच्चों, याद रखना। कितना बोले? हाँ, 20 से 120, हाँ ठीक है, चलो 20 से 120 मिलियन पर ml स्पर्म का काउंट होना चाहिए, तभी जाकर उसके पास टेंडेंसी होगा बच्चा जन्माने का, वरना वो उसका स्पर्म से बच्चा जन्म नहीं लेगा। पहले के जमाना में ये जो भारत की सोसाइटी है, वो अगर किसी कपल्स का बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जनरली फीमेल को ब्लेम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल देखा गया है कि पुरुष में भी 30%, 10 से 30% पुरुष में भी ये सब बीमारी देखा गया है, ठीक है। कोई एजोस्पर्मिया से संक्रमित है, कोई ओलिगोस्पर्मिया से संक्रमित है। सीमेन तो निकल रहा है, लेकिन सीमेन में स्पर्म की मात्रा नहीं है, ठीक है। समझते हैं सीमेन होता क्या है? थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, अब बताइए मुझे इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आयतन। तो जो स्पर्म निकलता है वो 3 से 4 ml, ठीक है बच्चों, याद रखिए 3 से 4 ml। एक चीज और सर, इसका पीएच कितना होता है? पीएच 7.3 होता है, जो कि बेसिक है बच्चों, ठीक है। पीएच 7.3 होता है, जो कि बेसिक है, ठीक है। और यूरेथ्रा, अच्छा पढ़ाए है ना, उत्सर्जन तंत्र में आपको बताए थे, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग जो होता है उसका पीएच एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी और बेसिक, तब तो दिक्कत होगा। तो वहां पे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, वो एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है बच्चों, ठीक है। वो आगे बात होगा, अभी बस याद रखना है कि पीएच से 7.3 होता है स्पर्म का। नॉर्मल काउंट आप याद रख लिए, एजोस्पर्मिया समझ ही गए, ठीक है बच्चों। एक चीज और समझिए, एक और बीमारी होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया जब 20 मिलियन
से स्पर्म का काउंट कम जाए उसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है, इस जिसको ओलिगोस्पर्मिया हो रखा है उसमें भी बच्चा, उसका स्पर्म से बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और रखना याद। चलो हाँ, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, बाद में फिर लिखाना नहीं रहेगा। एक टर्म हम आपको बताएंगे क्वाइटस, हमेशा यूज करेंगे पूरा क्लास में और आने वाला क्लास में। इंटरकोर्स, इसको ये सेक्स को बोला जाता है। ठीक है, आप लोग समझते होंगे ना सेक्स करना, तो वही है। इसे टर्म, मेडिकल टर्म में क्वाइटस और इंटरकोर्स बोला जाता है। जब हम क्वाइटस बोलेंगे, इंटरकोर्स बोलेंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया, ये दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, ह्यूमन मेल एजुकुलेट ड्यूरिंग क्वाइटस, स्पर्म का काउंट कितना होता है? क्या कह रहे हैं कि जब क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस दौरान ह्यूमन मेल कितना स्पर्म निकालता है सर? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो एजुकुलेट किया जाता है। लेकिन एक चीज हैरानी की बात बताएं, 200 से 300 मिलियन सब खत्म हो जाता है, फैगोसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फीमेल के द्वारा। मात्र बच्चा जन्म लेने के लिए एक स्पर्म ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये सब यूजलेस है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एक स्पर्म ही आगे मैं बात करूंगा, वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आ गया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुबर्टी एंड मैच्योर? आई थिंक बोथ आर सेम। बिल्कुल सेम है डॉक्टर सोनी, ये दोनों टर्म सेम है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेडिकल वाले बोलेंगे पुबर्टी है। ठीक है, बाकी जनरल बोल सकते हैं वो मैच्योरिटी है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है जी। अरे भाई एकरा में हिंदी क्या लिखना है, मेल के पुरुष समझ लो। ये टर्म ओलिगोस्पर्मिया ही भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, ओलिगोस्पर्मिया ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, और कोई डाउट? फर्टाइल होने के लिए एक का ही जरूरत, हाँ सानिया बिल्कुल एक ही का जरूरत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टर्म जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं पहले लिखा दिया। और 2021 में दो टर्म और पूछा था, वेस्कोटोमी और ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, पुरुष नसबंदी नसबंदी और महिला नसबंदी जिसे बोला जाता है, वो आगे मैं बात करूंगा। उसके लिए मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि भाषा डिफरेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम लोग ये, चलो यार तो ऊपर जाओ। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ अगला टॉपिक है ना। चलिए, अब अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म था जिसको हम आपके सामने डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी और कुछ टर्म वगैरह आता मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझते हैं। आइए एकदम अच्छे तरीका से समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाकर दिमाग क्लियर होगा। मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, कि कैसे टेस्टिस से ब्रिशन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो पेनिस के माध्यम से वो कैसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, हर एक चीज को लिंक करूंगा। यहाँ पे स्पर्म और सीमेन का डिफरेंस बढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक ना, एक इमेज मुझे मिल जाए ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ठीक है बच्चों, ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बताए थे मुख्य अंग जनरली होता है टेस्टिस, ठीक है। इसके साथ साथ प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो टेस्टिस होता है जो स्पर्म का निर्माण करता है। इसके अलावा और बहुत सारा ग्लैंड भी होता है, ग्रंथि होता है। जैसे बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड है ना, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये सब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आता है, मेन नहीं, ठीक है, सेकेंडरी बोल लीजिए, ठीक है, प्राइमरी नहीं बोल सकते। प्राइमरी अगर पूछे मुख्य अंग, अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि नर प्रजनन तंत्र का मुख्य प्रजनन अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए वृषण, टेस्टिस, है ना। अगर पूछे सेकेंडरी, तब आप बोल सकते हैं सेमिनल, वेसिकल, एपिडिडाइमिस और बाकी जितना ऑर्गन आप देख रहे हैं वो है, ठीक है बच्चों। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी वही है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है बच्चों, ठीक है। आइए इसको हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। जिसमें मैं बता दूं ये आपका टेस्टिस है, थोड़ा सा समझिएगा। फिगर को मैं लेवलिंग कर रहा हूं, अपने स्क्रीन पे देखेंगे सारे स्टूडेंट, है ना। ये टेस्टिस है, नंबर में 2 होता है। पीला वाला जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं ये टेस्टिस है, ये नंबर में 2 होता है, ठीक है। ये 2 नंबर में होता है, याद रखिएगा। लेकिन किसी किसी इंसान में एक ही नंबर में होता है। उस केस में क्या होता है कि स्पर्म का काउंट जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 आपको पीला से जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है, टेस्टिस है। इसे हिंदी में वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वृषण बोलते हैं, ठीक है। वृषण, ठीक है, टेस्टिकुलर, इसे हिंदी में वृषण, ठीक है बच्चों। वृषण को प्रोटेक्शन देता है। कौन प्रोटेक्शन देता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे, हर एक का फंक्शन बताएंगे, बस ओवरव्यू अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। वृषण का काम क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। स्पर्म का निर्माण करना वृषण का काम होता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण करना, और स्पर्म का स्टोरेज कौन करता है, तो एपिडिडाइमिस जो होता है वो स्पर्म का स्टोरेज करता है। उसके बाद ये डक्ट है, भाषा डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब एक चीज और पूछता है, वो थैली को क्या बोलते हैं जिसमें वृषण प्रेजेंट है, ठीक है। वृषण, जिसे वृषण कोश बोला जाता है बच्चों, स्क्रोटम सैक इंग्लिश में बोला जाता है। ये जो थैली है इसे हम लोग स्क्रोटम सैक बोलते हैं, स्क्रोटम सैक यानी वृषण थैली बोलते हैं, जिसमें दोनों टेस्टिस जो है वो स्टोरेज होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो टेस्टिस है ना, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, ठीक है, तो वो टेस्टिस जो है वो अंदर होता है, ठीक है बच्चों, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो आपका अस्टोमैच वाला रीजन है ना, वहां पे स्थित होता है। लेकिन जब वो बच्चा जन्म लेता है तो इंग्यूनल कैनाल के द्वारा ये दोनों टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सैक में आ जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इतना डीपली आपको जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चा याद रखना चाहता है तो रख सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। इसे हम लोग वासा डिफरेंस कहते हैं, नाली है, ये वासा डिफरेंस नाली है, जिसके माध्यम से स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बनकर बाहर की ओर प्रस्थान करता है, ठीक है। तो वासा डिफरेंस के बारे में आप समझ गए। देखिए बच्चों क्या होता है, पुरुष नसबंदी के केस हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखो पुरुष नसबंदी के केस क्या होता है, जिसे हम लोग वैस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है। वैस्कोटोमी, पुरुष नसबंदी, ठीक है। पुरुष नसबंदी को हम लोग वैस्को, अबे भाई ये क्या हो गया, लो यार, चलो ठीक है।
ठीक है बच्चों, समझिएगा, पुरुष नसबंदी को हम लोग वैस्कोटोमी बोलते हैं। ये जो वासा डिफरेंस है ना साहब, यही वाला है ना वासा डिफरेंस। देखो ये आपका हो गया टेस्टिस, ये वाला स्ट्रक्चर में देख लो, ये टेस्टिस हो गया है, दोनों तरफ टेस्टिस है ना, तो ये हो गया आपका इपिडिडाइमिस है ना, इपिडिडाइमिस। ये वाला हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं दूसरा कलर से, रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया वासा डिफरेंस, ठीक है। तो वैस्कोटोमी में बच्चों वासा डिफरेंसवा को क्या किया जाता है, ये नसवा को काट दिया जाता है। देखो काट कर एक इंड को इधर जोड़ दिया जाता है और एक इंड को इधर जोड़ दिया जाता है, दोनों साइड देखो दोनों टेस्टिस में ऐसे ही कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है सर, स्पर्म आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो पेनिस से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा बच्चा? नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि पुरुष नसबंदी में जो वासा डिफरेंस वाला नस जो ट्यूब होता है, डक्ट होता है, उसको काट के जोड़ दिया जाता है। काट को मतलब उसका इंडी को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर दिया। देखो ना गैप देख रहे हो, देखो ना गैप, देखो ना दोनों के बीच गैप। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, वासा डिफरेंस से स्पर्म, ये वाला फिगर पे आइए। वासा डिफरेंस से स्पर्म चलना स्टार्ट हुआ, चलते 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 कहां पहुंचा सर? सेमिनल वेसाइकल के अंदर। कहां पहुंचा? सेमिनल वेसाइकल के अंदर पहुंच गया, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल के पहुंच गया। सेमिनल वेसाइकल एक तरह का मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन करता है बच्चों, ठीक है। मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन, कभी देखो कभी भी बाहर स्पर्म निकलता है तो उसका कलर कैसा होता है? मिल्की कलर होता है, ठीक है। वो स्पर्म नहीं होता है, वो सीमेन होता है। उसमें स्पर्म के साथ साथ सेमिनल वेसाइकल से एक मिल्की फ्लूइड निकलता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, स्पर्म की रफ्तार को बढ़ा देता है, वो भी स्पर्म के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां से एक मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन होता है सेमिनल वैसा। ये सब आगे मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसाइकल। चलो सेमिनल वेसाइकल से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है बच्चों? ये आगे ये जो यूरिन वाला मार्ग है, देखो अब स्पर्म कैसे आएगा, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि से ऐसे 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 ऐसे, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा होता है, ये वाला जो मार्ग है यूरिन वाला, ये एसिडिटी होता है, एसिडिक होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि बेसिक कर देता है, इसका काम है बेसिक करना, यूरेथ्रा को बेसिसिटी प्रोवाइड करना बच्चों, ठीक है। अल्केलाइन लिक्विड का सिक्रीशन करता है, लिख सकते हैं क्षारीय, क्षारीय लिक्विड का सिक्रीशन करता है। अल्केलाइन लिक्विड क्षारीय द्रव का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अल्केलाइन लिक्विड का सिक्रीशन करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, क्लियर। प्रोस्टेट ग्रंथि जब क्षारीय लिक्विड का सिक्रीशन करता है तो यहां से आते आते स्पर्म अब ऐसे पहुंच गया, ये पेनिस जो स्ट्रक्चर है, पेनिस के माध्यम से स्पर्म जो सीमेन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और ग्रंथि होता है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रा कॉपर ग्लैंड्स, जिसे हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरवा है ना, ये वाला यहाँ पे प्रोस्टेट के आसपास में यहाँ पे होगा, यहाँ पे दो होता है, इसमें मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो ग्रेन होता है इसे हम लोग कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड, या फिर इसे हम लोग बोलिए बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। कॉपर ग्लैंड लिख लीजिए, बल्बो यूरेथ्रल में कॉपर ग्लैंड लिखिए, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कभी देखो सेक्सुअल थॉट आता है तो पेनिस में एक तरह का फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, चिपचिपा फ्लूइड सिक्रेशन होता है। वो सीमेन नहीं होता है, वो स्पर्म नहीं होता है, वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा वो सिक्रेशन होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको लुब्रिकेंट बोलिए, है ना। लुब्रिकेंट का काम, लुब्रिकेंट का काम करता है कॉपर ग्लैंड। लुब्रिकेंट जैसे देखिए
मशीन वगैरह कोई चलता है तो उसमें हम लोग गिरीस डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हीट ना हो, फ्रिक्शन लेस रहे, ठीक है। जहां पे मशीन चल रहा है वो फ्रिक्शन लेस रहे, तो उसी के एज यूजुअल कॉपर ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का सिक्रीशन करता है, वो सिक्रीशन होता है, उसे हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। बच्चों, दो टर्म हम बोले थे कि अब हम आपको दो टर्म को समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। हाँ, देखो देखो राकेश कुमार बोल रहा है कि अगर दो आसमान में एक ओवम से मिलता है तो क्या होगा, ट्विंस वाला अगला लेक्चर के लिए वेट करो। ट्विंस जो बनता है ना, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, ये अगला लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। देखो, समझना बात को। टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा क्या बना? स्पर्म बना, ठीक है। टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बना, ठीक है। अब बात करते हैं, पेनिस से बाहर जो निकलता है उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमेन बोलते हैं। तो पेनिस से बाहर सीमेन में क्या होता है? स्पर्म तो होता ही है सर, स्पर्म के साथ साथ सेमिनल वेसाइकिल से जो मिल्क वाला फ्लूइड सिक्रीशन हुआ, मिल्की फ्लूइड, वो भी मिला हुआ होता है, लिख सकते हैं। साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि वाला जो सिक्रीशन होता है, अल्कलाइन लिक्विड, वो भी मिला होता है, अल्कलाइन लिक्विड। साथ में लुब्रिकेंट, बल्बो कॉपर ग्रैंड वाला, ठीक है, लुब्रिकेंट भी मिला हुआ होता है, तब जाकर इसे सीमेन बोलते हैं। अब तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सीमेन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। पहले आपको लगता होगा कि सीमेन और स्पर्म दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जो वेजाइना होता है उसमें सीमेन जाता है कि स्पर्म जाता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल का वेजाइना होता है उसमें सीमेन जाता है कि स्पर्म जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन है, आप राइट आंसर बताइए बच्चों, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो जरा लिख लेंगे। सीमेन जो होता है हम बोल सकते हैं स्पर्म के साथ साथ जितनी भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड होता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जैसे प्रोस्टेट वगैरह हो गया, है ना, ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग सीमेन बोलते हैं। अभी भी स्पर्म बोल रहा है, अभी भी स्पर्म बोल रहा है, पागल उगल हो गया क्या तुम लोग? इतना डीपली समझाएं। पेनिस से कहाँ निकलता है? स्पर्म निकलता है रे। पेनिस से स्पर्म निकलता है कि पेनिस से सीमेन निकलता है? पेनिस से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है कि सीमेन निकलता है? गजब का ढोंग कर रहे हो। वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, अरे वीडियो को लाइक करो सबसे पहले। मैं एक बार बोलूं, सीमेन जो होता है मिल्की फ्लूइड होता है, ठीक है। पेनिस से जो निकलता है वो मिल्की निकलता है, मिल्की फ्लूइड। तो यही ना जाता है गर्ल्स के वजाइना में। लेकिन वो जो आगे मत, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स गर्ल्स के वजाइना में क्या चीज जाता है? सीमेन जाता है कि स्पर्म जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सीमेन, ठीक है। वो तो स्पर्म बाद में जाकर ओवम के साथ मिल के फर्टिलाइज करता है। तुम लोग एक स्टेप आगे चला गया, एक स्टेप आगे मत जाओ, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, ठीक है बच्चों। चलो सर, टेस्टिस के ऊपर कौन सा एयर होता है, कौन सा एयर होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलो बच्चों, एक चीज और, एक टर्म और मैं यहाँ पे जब आएंगे तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वो आगे मैं लिखवाऊंगा तो लिखवा दूंगा, अभी समझो एक चीज और। एक चीज ऑब्जर्व करना, आप लोग कभी ऑब्जर्व किए हो, जो ब्रेशन कोश होता है, स्क्रोटम सैक, ठीक है, वो ड्यूरिंग विंटर, ठीक है बच्चों समझना, विंटर के समय कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा छोटा साइज में दिखेगा, और गर्मी के मौसम में वो स्क्रोटम सैक्स थोड़ा सा बड़ा साइज में दिखता है। क्यों दिखता है? आपको पता होना चाहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको अभी तक पता नहीं होगा। स्पर्म का निर्माण जो होता है वो आपका बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए,
क्या कहना चाह रहे हैं सर? जिस भाग से, जिस पार्ट से स्पर्म का निर्माण हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर आपका बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होना चाहिए, तब जाकर स्पर्म का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, आइए हम इसे अब लिखते हैं, इसके बाद आपको हर एक चीज बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि ड्यूरिंग द विंटर यानी ठंडा का मौसम में जो स्क्रोटम सैक होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और गर्मी में थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर रहा है। टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रख रहा है, ताकि स्पर्म का निर्माण हो सके। वरना अगर बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे 32 से 33 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाकर निर्माण होगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो। हाँ, वो 32 से 30, ठीक है, वो लिखवा रहे हैं, अब लिखो, बोल बोल के लिखा दे। चलो, बोल बोल के क्या लिखाएंगे, लिख देते हैं, वरना दिक्कत होगा तुम लोग को। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अंग लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मुख्य अंग। ठीक है, आओ मेरे साथ लिखते चलो, हम भी लिखेंगे लेकिन कमेंट में आपका भी राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, मुख्य अंग, मुख्य अंग क्या होता है सर? वृषण, टेस्टिस। कितना होता है सर? 2 होता है। ठीक है, ये जहां प्रेजेंट होता है उसे हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, स्क्रोटम सैक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके साथ साथ कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसे प्राइमरी भी बोल दीजिए, प्राइमरी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, दूसरा होता है एसेसरी, जो जरूरत है। ठीक है, एसेसरी, एसेसरी, ACCSOR, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें बच्चा लिख सकते हैं, पहला हो गया इपिडिडाइमिस, दूसरा लिखिए सेमिनल वेसाइकल। सबका फंक्शन मैं बता दिया हूं, फिर से मैं लिखवा दे रहा हूं, सेमिनल वेसाइकल। तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, चौथा कोपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। ठीक है, आइए अब लिखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, टेस्टिस के बारे में लिख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, है ना। टेस्टिस यानी वृषण। आपने जो जो पढ़ा वो बताइए, क्या क्या पढ़ा टेस्टिस के बारे में। ठीक है, पहला टर्म रहेगा, ये संख्या में कितना होता है? एक जोड़ा होता है सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इसका शेप कैसा होता है? ओवल होता है सर, अंडाकार की तरह। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, स्पर्म का निर्माण करता है सर, इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म का निर्माण करना। और क्या फंक्शन है सर? एवं मेल सेक्स हार्मोन। बच्चों, मेल सेक्स हार्मोन अगर पूछे तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन, TESTORON, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या लिख सकते हैं सर?
चौथा पॉइंट आप बोलिए, ठीक है। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा होता है जिसे ब्रीशन कोश स्क्रोटम बोलते हैं। वो मैं बता दूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली, उसे हम लोग स्क्रोटम सैक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। स्क्रोटम सैक कहा जाता है। ये सारा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। अरे अरे अरे, अच्छा सर, चलो ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखिएगा, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये हम बताए थे ना आपको, गर्भ अवस्था, गर्भ अवस्था के दौरान अगर बच्चों क्वेश्चन पूछे गर्भ अवस्था के दौरान टेस्टिस कहां पे होता है, तो गर्भ अवस्था के दौरान टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में, बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में, है ना। अब मत पूछना उदर गुहा क्या होता है, तुम लोग इतना ज्यादा पढ़ लिए, उदर गुहा में होता है। यानी टेस्टिस स्क्रोटम सेक्स में नहीं आता है, वो कब आता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब लिखो अगला पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस अब्डोमिनल उदरगाह में स्थित होता है, उदरगाह में स्थित होता है। एक यहाँ पे और क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, स्थित होता है तो आता कब है सर, ठीक है। तो जन्म से ठीक पहले, ठीक है बच्चों, जन्म से ठीक पहले कहां पे आ जाता है, स्क्रोटम सैक में चला जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट लिखिए। देखिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है भैया, ठीक है। स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पे होता है, कम तापमान, तापमान मतलब समझते हो ना, टेम्परेचर, तापमान पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2022 के लिए स्टार लगा लो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट, ठीक है बच्चों। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए सर, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए सर। अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो आपका पीडीएफ में चला जाएगा, ठीक है। लो होना चाहिए, आगे बढ़िए। 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे दे 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो मार सकते हैं सही। तो याद रखिएगा कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो बन जाएगा, ठीक है, स्पर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है जी। तो लिख सकते हैं नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर होता है, वातावरण होता है, ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर है। तो उससे कम कर लीजिए, बॉडी का टेम्परेचर भी होता है भैया वो 37 डिग्री सेल्सियस के ही लमसम होता है, ठीक है। तो 2-3 डिग्री सेल्सियस कम कर लीजिए, तो लिखा जाता है, एक पॉइंट रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा है कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का निर्माण हो जाता है, स्पर्म, ए भाई कैमा पॉइंट हो गया, 1 मिनट वरना गड़बड़ा जाओगे ना। ये हो गया 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट है ना, ऑफलाइन में हम बोल बोल के लिखवाते थे, ठीक है। 7वां पॉइंट,
34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है, 7वां हो गया। 8वां पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट और मैं बताया था, क्या बताया था? तापमान को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ हम चीज बताए थे, उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम यानी विंटर सीजन में आप लोग आए तो जो बॉयज लोग हैं वो देखा फील किया होगा, है ना? विंटर सीजन में, विंटर के मौसम में, जाड़े के मौसम में स्क्रोटम जो होता है, वृषण का जो थैलिया होता है, स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है, सिकुड़कर छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन गर्मी की बात करें, जबकि एक मिनट, गाना सुने हो हाय गर्मी? गर्मी के, जबकि गर्मी के मौसम में जबकि गर्मी के मौसम में बच्चों समझना अच्छा से, ठीक है? गर्मी के मौसम में स्क्रोटम जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को प्रसार करता है, फैलाता है। ठीक है, स्क्रोटम में प्रसार होता है, प्रसार होता है, जिससे एक्सपेंशन बोलिए। इससे क्या होता है बच्चों, टेस्टिस जो है शरीर से दूर चला जाता है, हम बोल सकते हैं कि स्क्रोटम का साइज जो है थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, ये साइन का मतलब समझ जाना, बढ़ा हुआ दिखता है। चलो क्या हो गया, एक मिनट, इसको ऊपर करके और लिखते हैं ना। सब बहुत अच्छे से पॉइंट बना लेना, ठीक है? अगर कॉलेज में चाहते हो कि टॉप करें, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब पॉइंट एकदम दिमाग में रखना, ठीक है? चलो 8 हो गया, 9वां पॉइंट लिखो। देखो बच्चों, कुछ बताते हैं। ये जो टेस्टिसवा दूगो देख रहे हो ना, इसमें ये बहुत विखंडित होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग डिवीजन होता है। ठीक है, उस डिवीजन को हम लोग सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट उसी के बारे में लिख रहे हैं। सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना। ठीक है, इरेज नहीं हुआ जी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, तुम लोग लाइक कर नहीं रहे हो। ठीक है बच्चों, 9वां पॉइंट लिखना है। ठीक है, टेस्टिस आंतरिक, आंतरिक रूप, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कई खंडों यानी बच्चों लोब, लोब में विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, 10वां पॉइंट लिखिए। जब वो विभाजित होता है कई खंडों में, तो प्रत्येक लोब में क्या होता है, पतली नाल्यूमा संरचना एनसीईआरटी लिखती है। प्रत्येक लोब में पतली नाल्यूमा, नाली की तरह नाली नुमा संरचना, ठीक है, नाली नुमा
संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया टर्म आ गया, सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स बच्चवा, ठीक है, याद रखना, सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स। और सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स के बारे में लिख लेते हैं, 11वां पॉइंट लिखो, ठीक है। सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स स्पर्म का निर्माण करता है। डीपली जा रहे हैं, क्वेश्चन तो पूछे कि स्पर्म का निर्माण कौन करता है। अगर एग्जामिनर ऑप्शन में टेस्टिस ना देकर सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल दे रखा है, तो सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स लगा कर आना है। सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स कहां प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में अंदर प्रेजेंट होता है, लोबुल्स स्ट्रक्चर होता है, नालीनुमा संरचना होता है बच्चों, लिखवा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल का काम क्या होता है। ठीक है, सेमनी ए क्लास डिस्टर्ब मत करो वरना कमेंट हम बंद करवा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चा बोल रहा है क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, हम पढ़ाने में तुम लोग का कमेंट नहीं देखते, उतना टाइम ही नहीं है कि कमेंट देखते रहे, ठीक है। जब हम अपना काम कर लेंगे पूरा नोट्स लिखवा देंगे, ठीक है। अभी मेरा टारगेट है कि सारा पॉइंट्स एकदम जिस तरीका से यहाँ समझाए ना उसी तरीका से लिखवा दे, कि अगर बच्चे कोई बाद में देखे तो ये स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आए, तो भाई यहाँ से देख के पढ़ ले एक बार तो समझ में आ जाए। इसीलिए जैसे समझाए वैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये आपके हित के लिए। तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है भाई। जिसको क्लास समझ में नहीं आ रहा है बार बार क्वेश्चन पूछिए, वरना अगर क्लास डिस्टरबेंस करना है तो आप जो है मोबाइल को बंद करके जाकर सो यार, दूसरा काम करो। लाइफ में बहुत काम है ना, पढ़ना थोड़ी ना कि पढ़ना जरूरी काम, बहुत काम है, ठीक है बच्चों, क्लास डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स जो नालीनुमा संरचना है कहां प्रेजेंट है, ब्रीशन में प्रेजेंट है, टेस्टिस में प्रेजेंट है। ये क्या करता है सर, ये स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। तो सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। कुछ ऊपर हो गया, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट, चलो, अरे नीचे आओ नीचे आओ। 11 नंबर पॉइंट हो गया अपना, ठीक है बच्चों। 12 नंबर पॉइंट लिखेंगे, है ना। 12 नंबर पॉइंट, 12 नंबर पॉइंट अब लिखिए, स्पर्म का निर्माण हो गया, ठीक है। स्पर्म के साथ साथ बच्चों एक पॉइंट और लिखिएगा, इसमें मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण, जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 12 नंबर पॉइंट, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट समझिएगा, ये हो गया, हाँ। अब देखो, सभी सेमनी फिरस ट्यूबुल्स, जितना भी सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स है टेस्टिस में, एक नहीं है साहब, ठीक है। मिलियन मिलियन स्पर्म का निर्माण हो रहा है टेस्टिस के द्वारा, तो एक सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल कर लेगा क्या, नहीं सर। तो बहुत सारा सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स होता है, ये सारा अब आपस में मिलता है, क्योंकि एक ही मार्ग है ना जिससे स्पर्म बाहर निकले। तो ये सभी सेमनीफ्यूरस ट्यूबुल्स आपस में मिलकर, ठीक है बच्चों, आपस में मिलकर टेस्टिस टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठीनुमा संरचना, एनसीईआरटी लिखता है घुमावदार गांठूनुमा, गांठू, गांठ बना हुआ, ठीक है, गांठू नुमा संरचना होती है भैया,
संरचना का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं सर? इसी को तो इपिडाडाइमिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से पता होगा इपिडाडाइमिस, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इपिडाडाइमिस कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग इपिडाडाइमिस के बारे में लिख लेते हैं, जो कि आपको बताया गया है इपिडाडाइमिस के बारे में, है ना। तो 13वां नंबर पॉइंट लिखते हैं। नोट्स इसी तरीका से बनता है, सिखा रहा हूं कि नोट्स कैसे बनना है। ठीक है, हर एक पॉइंट्स आ जाएगा इसमें, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो 13 नंबर पॉइंट पे अब इपिडाडाइमिस के बारे में लिख लेते हैं। आगे इपिडाडाइमिस टर्म, हाँ एक मिनट, कोई डाउट है जी यहां तक? पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। ठीक है, इपिडाडाइमिस से आगे लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, हाँ इपिडाडाइमिस के बारे में अब लिखते हैं। देखो इपिडाडाइमिस क्या करता है, ये स्पर्म को मैचुरेशन करता है बेटी, मैच्योर बनाता है, जिसे तुम मैच्योर होते हो ना उसी तरीका से। चलिए तो इपिडाडाइमिस का काम क्या है सर, लिख लेते हैं। स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है, या फिर स्पर्म को मैच्योर करता है। ठीक है, स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म को मैच्योर करता है। मैच्योर करने का मतलब उससे इतना ज्यादा एकदम बना देता है कि वो अब बॉर्डर पे जाएगा तो युद्ध जीत सकता है, उस टाइप से बना देगा। युद्ध जीतने का मतलब एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता आ जाता है भाई। ठीक है, इपिडेमिस के काम है, स्पर्म को मैच्योर करता है, बॉर्डर पे लड़ाई थोड़ी ना करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पॉइंट, ये इपिडाडाइमिस का फंक्शन है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक एरो दे देते हैं, इपिडाडाइमिस का फंक्शन। अब इपिडाडाइमिस आगे चलकर नाल्यूमा संरचना बनाता है, जिसे स्पर्म डक्ट बोलते हैं भाई। ठीक है, इपिडाडाइमिस आगे चलकर क्या बनाता है, आगे चल के बताना, आगे चल के नालीनुमा संरचना की निर्माण करता है। नालीनुमा ट्यूब बोला जाता है बच्चों। ठीक है, संरचना का निर्माण करता है। अभी समझा उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट या फिर भाषा डिफरेंस। ये वाला देखो ना, देखो देखो फिगर में देखो, जल्दी से देखो फिगर में, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है देखो, ये जो हो गया आपका, क्या हो गया सर, ये हो गया आपका इपिडेडेमिस, आगे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये डक्ट नालीनुमा संरचना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी भैया। ठीक है, वासा डिफरेंस, सॉरी वेस्कोटोमी नहीं, वासा डिफरेंस। तो प्रत्येक लोबुल, ये हो गया ना जी, इपिडेडेमिस आगे चलकर नालीनुमा संरचना का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग स्पर्म डक्ट बोलिए, जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। या बच्चों वासा डिफरेंस, देखो एक टर्म आ गया भाषा डिफरेंस, तो यहाँ पे एक चीज
जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा यहाँ पे समझ लेगा कि सर भाषा डिफरेंस में आप बताए थे कि पुरुष नसबंदी जो होता है उसमें क्या होता है, भाषा डिफरेंस एक टर्म होता है बच्चों वेस्कोटोमी। पुरुष नसबंदी, ठीक है, यानी पुरुष को इनफर्टाइल कर दीजिए साहब, उसका टेंडेंसी जो है बच्चा पैदा करने के लिए वो बंद कर दीजिए। तो इसमें भाषा डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, पहले तो काटेंगे और के बाद क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। टाई करने का मतलब सिल देना, ठीक है, काट देना और काट के दोनों एंड को जोड़ देना, उसी को वैस्कोटोमी बोलते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इस फिगर में, देखो दोनों जगह जो है वो क्या कर दिया गया है, काट के जोड़ दिया है, भाषा डिफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 10 नंबर। चलो भाषा डिफरेंस कंप्लीट, आगे 14 नंबर पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये जो आगे भाषा डिफरेंस है जी, ये आगे जाकर कहां मिलता है, आगे जाकर मिलता है सेमिनल वेसाइकल। तो लिखिए स्पर्म डक्ट और भाषा डिफरेंस आगे चलकर सेमिनल वेसाइकल, इस सब का हम अभी बताते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है बच्चों, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, कॉपर ग्लैंड होते हुए बाहर निकल जाता है जी। कॉपर ग्लैंड्स कॉपर ग्लैंड्स में कॉपर ग्लैंड्स में खुलता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब लिखिए इसके एक एक टर्म हम लोग समझ रहे हैं। 15 नंबर 16 नंबर में लिखिए सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या है, सॉरी सेमिनल वेसिकल, सॉरी वेसाइकल्स बोल रहे हैं भाई, सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन समझते हैं। सेमिनल वेसिकल आपने देखा बच्चों, अभी जस्ट आपने फिगर में देखा, देखो यहाँ पे देखा इस टाइप से स्पर्म जो है वो जा रहा है, ये जो है इसे हम लोग सेमिनल वेसाइकल बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो सेमिनल वेसाइकल के बारे में आइए समझते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जनरली होता क्या है, ठीक है, लिखिए इसका फंक्शन लिख लेते हैं, ये काम क्या करता है। इसके द्वारा मिल्की फ्लूइड या मिल्की लिक्विड लिखिए, फ्लूइड भी लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं, मिल्की लिक्विड का निर्माण होता है। इसीलिए जो बाहर पेनिस के द्वारा सीमेन बाहर आता है उसका कलर कैसा होता है, मिल्की कलर होता है, इसके द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण होता है। और वीडियो को लाइक शेयर कौन करेगा, और साथ साथ एक देखो स्पर्म का मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर वो एक को फर्टाइल करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके द्वारा मिल्की लिक्विड का सिक्रीशन होता है, साथ में लिखिए स्पर्म को मूवमेंट का माध्यम फ्लो करवाता है, स्पर्म को मूवमेंट का माध्यम प्रोवाइड करता है। चलिए सेमिनल वेसाइकल के बाद अगला टर्म लिख लेंगे, 17 जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंथी है। प्रोस्टेट ग्लैंथी के बारे में समझिए बच्चों, समझना क्या समझना सर, हम आपको बताए थे यूरिन का जो मार्ग होता है वो एसिडिक होता है, और स्पर्म का पीएच मान 7.4 होता है, यानी बेसिक होता है। तो सर स्पर्म जो है
वो तो मूत्र मार्ग से ही जाएगा। मूत्र मार्ग का पीएच मान एसिडिक होता है तो उसको तो न्यूट्रलाइज करेगा ना सर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, एक केमिकल का सिक्रीशन करता है, अल्कलाइन लिक्विड, ठीक है। क्षारीय, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय द्रव, ये भाई साहब, क्षारीय द्रव का निर्माण करता है। ऑफलाइन में होते तो तुम लोग लिख लेते, हमको लिखना भी नहीं पड़ता, बोल बोल के लिखवा देते हैं ना जी, सब लिखना पड़ता है। चलो ठीक है, निर्माण करता है। अब ये क्या करता है, जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा यूरेथ्रा को नहीं, यूरेथ्रा के एसिडिटी को समाप्त करता है। चलो ठीक है, और नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। प्रोस्टेट के बाद अगला जो हमारा काम आता है वो लिखते हैं बच्चों 17 से 18 नंबर, कोपर्स ग्लैंड के बारे में। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में पूछा है और नीट में भी पूछा है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बच्चों, वो यूनिपेयर्ड होता है, एक ही होता है, यूनिपेयर्ड, अनपेयर्ड, सॉरी, यूनिपेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड, एक ही होता है। बाकी कोपर्स ग्लैंड जो हो गया, सिमिनल वेसाइकिल, ये दो दो होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अनपेयर्ड होता है कोपर्स ग्लैंड। अब बात करते हैं यूरेथ्रा से ठीक पहले, कहां पे बच्चों, यूरेथ्रा से ठीक पहले दो ग्लैंड होता है, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर के होता है, उसे हम लोग कोपर्स ग्लैंड बोलते हैं। देखो फिगर में, देखो कहां पे, फिगर में, अरे अरे कहां गया, अरे अरे अरे, इधर इधर, देखो ये वाला, ये वाला, ये तो आपका पार्ट आ गया यूरेथ्रा वाला, ठीक है, ये तो यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया, मूत्र मार्ग, ठीक है। इसके पहले देखो, इसके पहले यहाँ पे दो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आंख खोल के देखो, आ रहा है सर, ये कौन है, ये कोपर्स ग्लैंड है। इसका काम क्या है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है भैया, ठीक है। जिस तरीका से मशीन को चलने के लिए हम लोग ग्रीस वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरीका से कॉपर ग्लैंड जो है, इसका काम है एक लिक्विड का सिक्रीशन करना, जो प्रजनन क्रिया यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ऐसे लिख लीजिए, कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण होता है, जो प्रजनन क्रिया यानी क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स है ना बच्चों, इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है इंटरकोर्स। इसी तरीका से गर्ल्स में भी लिक्विड का सिक्रेशन होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब, ठीक है, दौरान लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नेहक, स्नेहक का कार्य करता है। चलो ये हो गया आपका कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद जो है वो सीमेन, अब देखो, अब स्पर्म स्पर्म नहीं रहा, अब स्पर्म सीमेन बन गया। स्पर्म स्पर्म कहां तक रहेगा, जब वो कहां प्रेजेंट है, इपीडिडाइमस तक प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं वासा डिफरेंस तक प्रेजेंट है। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष नसबंदी में
सीमेन का फॉलो होगा कि नहीं? देखो सीमेन निकलता है लेकिन उसके साथ स्पर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वसा डिफरेंस तो कट गया, तो स्पर्म कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो वैस्कोटोमी के दौरान सीमेन, यानी सीमेन कहने का मतलब सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? बेल्वू कॉपर्स ग्लैंड, उसके साथ साथ कॉपर्स ग्लैंड के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो भी वेसिकल्स के द्वारा जो भी लिक्विड का सिक्रेशन होगा वो तो निकलेगा ही पेनिस के द्वारा बाहर, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा सर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, ये हो गया इंटरकोर्स लुब्रिकेंट का कार्य करता है। अब इसके बाद जो है 2-4 पॉइंट और है, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अगला 18 से 19 नंबर पॉइंट। 19 नंबर पॉइंट लिखिए, स्पर्म डक्ट का वह देखो स्पर्म डक्ट अब कहां चल गया भैया? अब जो है ये यूरेथ्रा में आ गया। ठीक है, यूरेथ्रा जानते हो पार्ट क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के जैसे देखो, ये पढ़ा चुके हैं भाई। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस वाला पार्ट को यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, स्पर्म डक्ट यूरेथ्रा में, ये वाला तो हम लिखवा ही चुके हैं। चलो, हाँ, एक चीज और लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछता है यूरेथ्रा की मदद से, यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा यानी बच्चों मूत्र, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन एवं स्पर्म दोनों बाहर निकलता है। आपके माइंड में प्रश्न होगा कि सर दोनों एक साथ निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा दोनों एक साथ। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं निकलता है। एक टाइम में या तो यूरिन ही निकलेगा या एक टाइम में स्पर्म ही निकलेगा। लेकिन बच्चों देखो, कभी देखो एक चीज और तुम लोग देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे का जो पेशाब होता है उससे गंध आता है। क्यों आता है? ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, क्यों गंध आता है? क्योंकि ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका मूत्र के साथ बाहर निकल रहा है तो आपका जो मूत्र है वो स्मेल करेगा। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, जब हार्मोन चैप्टर पढ़ा रहे थे तब गैलेंड में भी आपको ये बताया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका समाप्त हुआ 19 पॉइंट में। ठीक है बच्चों, एक चीज और, एक दो पॉइंट और लिख लो। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का कार्य। ठीक है, अगला एक टॉपिक और है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन का कार्य क्या है ना? मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य समझते हैं। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका कार्य, अरे यार इतना मोटा क्यों लिखा है? पहला कार्य दाढ़ी मूछ का निकलना। ठीक है, दूसरा कार्य लिख सकते हैं आवाज का भारी हो जाना, लो पिच साउंड। ठीक है, हो जाना। तीसरा लिख सकते हैं सीने का चौड़ा होना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, जो बच्चा गया ना, लगभग देखो 50-60 बच्चा जो है नोट्स बना रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे थे, तो उस टाइम लगता है उन लोग चला गया। 200 का स्ट्रेंथ था अभी। ठीक है,
वो सबका छूटेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूटने जा रहा है। सही में सर, देखो तुमको खुद पता चल जाएगा, एक ऐसा पॉइंट अभी बता रहे हैं। चलो पहले इसको लिख लो। और क्या क्या देखने को मिलता है, शरीर जो है ताकतवर बन जाता है, ताकतवर होना। एक चीज बच्चों याद रखिएगा, जो इंसान जिम वगैरह करता है, जिसको मसल्स ग्रोथ करना है, बहुत कम टाइम में ज्यादा मसल्स को गेन करना है, उसको अलग से टेस्टोस्टेरोन का टैबलेट दिया जाता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेता है, टैबलेट खाता है, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक चीज है भाई, ठीक है, शरीर के लिए उतना उपयोगी चीज नहीं है। पचमा और क्या लिख सकते हैं, शरीर के ताकतवर जो जिम वगैरह जाता है, और लिख सकते हैं बच्चों, देखो गर्भावस्था के दौरान याद रखिए कि बच्चा में मेल बच्चा की केस में, उसमें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तभी ना जाकर सर उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड होगा। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हाँ। तो लिख सकते हैं बच्चों कि गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कब होता है, यही क्वेश्चन जो है सब बच्चा छोड़ कर गया है। 3 महीना के बाद, 3 महीना से पहले किसी बच्चा का सेक्स को पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो बच्चा है कि बच्ची है। 3 महीना के बाद आप पता लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, ट्राइमेस्टर करने का मतलब 3 महीना, तो 3 महीना के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है, और उसके बाद वो जो मेल वाला कैरेक्टर जो है वो बच्चा में, नवजात वो भ्रूण में, भ्रूण बोलिए, बच्चा क्या, वो तो भ्रूण है ना, तो भ्रूण में वो चीज जो है डेवलप्ड हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कारण, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एक टर्म और बोला जाता है, इसलिए 3 महीना से पहले, लिख लीजिए, पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करना संभव नहीं है जी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भारत में सेक्स डिटर्मिनेशन ही करना कानूनन अपराध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानसिकता इस टाइप से है कि गर्ल्स के केस में वो भ्रूण का हत्या करवा देते हैं, ये सब आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, तो ये सब करवाना इलीगल चीज है। पचमा हो गया ना जी, अब क्या लिखोगे, चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, कंप्लीट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है ना। चलो ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, यहां तक पढ़कर आना बच्चा, ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में अपन स्टार्ट करेंगे, ये एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेगा, लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ेंगे डीपली, यानी कल का क्लास, ठीक है बच्चों। तो आपका होमवर्क है कि इसे पढ़ कर आइएगा, और आज आपने यहाँ पे आए और क्लासेस किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया ज्वाइन कर लीजिए,